मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। नए साल यानी 2023 का पहला सप्ताह बीत चुका है दोस्तों, और इन 7 दिनों ने झलक दिखला दी है कि इस साल देश की राजनीतिक दशा दिशा कैसी होगी। जैसे आजकल फिल्म रिलीज होने से पहले टीजर आ जाता है ताकि दर्शक उत्सुकता से फिल्म का इंतजार करें, वैसे ही 2024 यानी लोकसभा के चुनावी साल की फिल्म का टीजर 2023 की शुरुआत में सामने आ गया है। इस टीजर में एक तरफ राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब हरियाणा से पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जो पिछले दिनों त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंकने गए और 2024 के चुनावों की बिसात बिछाकर चले आए। उधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अतिक्रमण के मुद्दे का बवाल है और उसके साथ जोशीमठ में दरार है। इधर देश में बेरोजगारी और महंगाई की मार है तो वहीं अल्पसंख्यकों के ढेर सारे सवाल हैं। देश बदहाल है, लेकिन बीजेपी के लिए अब भी राम के नाम का कमाल है। जी हां, इस 5 जनवरी को त्रिपुरा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अमित शाह के इस दांव को अगले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों, जिसमें बीजेपी के सामने अब कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी की हैं, क्योंकि इतिहास में जब इस यात्रा की समीक्षा होगी तो सबसे पहले यही बात उठेगी कि राहुल को यह यात्रा निकालने की जरूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि 8 सालों के बीजेपी के शासन में देश में दरारें पड़ गई थीं। बीजेपी के माथे पर देश को कमजोर करने का बड़ा कलंक इस यात्रा के कारण लगेगा। इसीलिए परेशान बीजेपी अभी से इस कलंक को मिटाने के उपाय में जुट गई है। बीजेपी फिर से जय श्री राम के सहारे दिख रही है, जबकि राहुल गांधी ने जय सिया राम की याद लोगों को दिला दी है। आप सबने देखा, लोग भी अब जय सिया राम कहते हुए राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट बीजेपी ले रही है, वहां के मुख्य पुजारी और ट्रस्टी भी राहुल गांधी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से हिंदू होने का सबूत अब बीजेपी समर्थक जब पहले मांगा करते थे, अब अयोध्या से ही राहुल को सीधे आशीर्वाद मिल गया है। तो जाहिर है कि बीजेपी को अपनी सियासी जमीन दरकती हुई महसूस होगी ही। दरअसल बीजेपी ने 8 सालों में विकास, हिंदुत्व, विश्वगुरु, आत्मनिर्भरता ऐसे तमाम शब्दों के सहारे जो हवाई किला खड़ा किया था, अब उसकी जमीनी सच्चाई नजर आने लगी है। जिस तरह जोशीमठ में विकास अपनी असली रंगत दिखा रहा है, जैसे हल्द्वानी में बीजेपी की नीयत सामने आ गई है, वैसा ही बाकी देश में भी ना हो, यह डर अब बीजेपी को लग रहा है। और इससे पहले कि भारत जोड़ो यात्रा का रंग दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक जनता पर चढ़ जाए, बीजेपी अब लोगों का ध्यान अगले चुनावों पर लगाना चाहती है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि 2024 को लेकर बीजेपी के इरादे आखिर क्या हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए फिर से देश में दरारें चौड़ी करने का सिलसिला तेज होगा? क्या बीजेपी एक बार फिर मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ेगी? फिर सबका साथ सबका विकास के नारे का आखिर क्या होगा? और यह भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी बीजेपी के इरादों को नाकाम कर पाएंगे। शुरुआत लेकिन करते हैं कि त्रिपुरा में अमित शाह ने राम मंदिर के अलावा और किस तरह 2024 की चुनावी बिसात बिछाई है। आइए जरा देखिए। त्रिपुरा में अभी चुनाव होने हैं, लेकिन अयोध्या तो यूपी में है। फिर भी वहां बन रहे राम मंदिर का जिक्र अमित शाह ने त्रिपुरा में किया और इस तरह विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले लोकसभा चुनाव की बिसात भी बिछा दी है। अगर अमित शाह ने केवल मंदिर तैयार होने की तारीख बताई होती तब तो ये सामान्य दांव माना जा सकता था, लेकिन अमित शाह ने अपने ऐलान की शुरुआत राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो कहकर की। इसके अलावा अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र भी छेड़ा और इसमें कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि 370 हटाने को लेकर कहा जाता था कि खून की नदियां बहेंगी। राहुल बाबा, खून की नदियां दूर की बात है, मोदी सरकार में किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी बाबा मनमोहन सिंह नहीं हैं। पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की।
वैसे अमित शाह ने त्रिपुरा के लोगों से यह भी कहा है कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम त्रिपुरा को छोटे राज्यों में सबसे समृद्ध बनाएंगे, यानी सबसे अमीर बना देंगे छोटे राज्यों में। तो अमित शाह साहब को यह भी बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने यहां क्या कमाल किया है, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है, और अगले 5 सालों में वो कैसे इस सबसे छोटे राज्य को अमीर राज्य बना देंगे। लेकिन अपना यानी बीजेपी का रोड मैप बताने की जगह अमित शाह कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधने में लगे रहे। जिस तरह उन्होंने राहुल गांधी के लिए राहुल बाबा का संबोधन दिया, उससे समझ में आता है कि बीजेपी अब भी राहुल गांधी की छवि खराब करने वाली रणनीति पर टिकी हुई है। राहुल गांधी को वंशवाद का प्रतीक बताकर बीजेपी जनता को कांग्रेस के खिलाफ करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 3000 किलोमीटर पैदल चलकर और जनता से सीधा संवाद करके बतला दिया है कि वो असल में कैसे हैं। जिस तरह लोग राहुल गांधी से जुड़ते जा रहे हैं, उससे बीजेपी परेशान हो रही है, और इसीलिए अब फिर से राम मंदिर का मुद्दा 2024 के लिए तैयार करने में बीजेपी जुट गई है। इसके अलावा बीजेपी फिर से उन्हीं रणनीतियों पर काम कर रही है जो उसने 2019 में यानी 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में अपनाई थी। 2019 के चुनावों से ठीक पहले पुलवामा की घटना और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए राष्ट्रवाद का उफान लाकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। नोटबंदी और जीएसटी की तकलीफों के बावजूद जनता ने देशभक्ति के ज्वार में मोदी जी को एक मौका और दे दिया। लेकिन उसके बाद कोरोना के 2 साल जिस तरह बीते और जैसे देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हुई, उससे लोगों के बीच बीजेपी को लेकर नाराजगी दिखने लगी है। आर्थिक तंगी के अलावा नौकरी, परीक्षा जैसे मुद्दे युवाओं के लिए परेशानी का कारण बने। सीएए और कृषि बिल के कारण अल्पसंख्यकों और किसानों के बीच नाराजगी देखी गई। शाहीन बाग आंदोलन और किसान आंदोलन इस बात के सबूत हैं कि कैसे लोग मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। महिला सुरक्षा को लेकर किए गए बीजेपी के दावे भी फेल नजर आए। ऐसे माहौल में 2019 के बाद फिर से जीत दर्ज करना बीजेपी को कठिन दिख ही रहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। पहले बीजेपी ने इसे भी हल्के में लिया, लेकिन जब यात्रा यूपी पहुंची और वहां जिस तरह लोग राहुल गांधी के साथ चलने के लिए उमड़ पड़े, उससे बीजेपी हैरान रह गई है। इसके बाद अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि के प्रमुख कर्ता धर्ता और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय और राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास और अयोध्या के संत गोविंद गिरी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं देकर इस हैरानी को और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के लोग यात्रा में साथ आए और महान दल के नेता केशव देव मौर्य और उनके समर्थक भी इसमें शामिल हुए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुखों ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं भेजी। ये सब देखकर बीजेपी को 2024 में अपनी स्थिति कमजोर दिखाई देने लगी और इसीलिए अमित शाह त्रिपुरा पहुंचे तो बिना देर किए उन्होंने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और सर्जिकल स्ट्राइक सबका जिक्र कर दिया। तो अमित शाह राम मंदिर का जिक्र करके 2024 में बीजेपी की जीत का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए सत्ता के रास्ते उतने आसान नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पहले की तरह बिखरी और कमजोर नहीं है, बल्कि नए सिरे से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अमित शाह ने राम मंदिर बनने की तारीख बताई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछ लिया कि क्या आप राम मंदिर के महंत हैं? मंदिर खोलने की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप एक राजनेता हैं, आपका काम देश को सुरक्षित रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। खड़गे साहब के सवाल बिल्कुल वाजिब हैं दोस्तों, क्योंकि देश में बाहर और भीतर दोनों तरफ से खतरे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। हाल ही में ईसाई समुदायों ने अपने ऊपर हो रहे हमलों और मोदी जी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जरा देखिए। अमित शाह ने राम मंदिर के तैयार होने की तारीख बताई तो इसके बाद मंदिर निर्माण समिति की बैठक में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर तक राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने की स्थिति में निर्माण कार्य पूरा करने का टारगेट रखा गया है। बीजेपी को 2024 में फिर से सत्ता में लाने के लिए हो सकता है कि ये टारगेट पूरा भी हो जाए। मगर क्या बीजेपी केवल राम मंदिर बनवाने के लिए सत्ता में आई थी, या जनता से अच्छे दिन के वादे में भी कोई सच्चाई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ देश में लव जिहाद, आर्थिक जिहाद, जमीन जिहाद और खुले में नमाज जैसे बेवजह के मुद्दे खड़े किए गए और अब ईसाइयों को निशाने पर लिया जा रहा है।
दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हाल ही में एक चर्च में तोड़फोड़ की गई, जिसमें बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले असम पुलिस ने राज्य के जिलों को चर्चों की संख्या और धर्मांतरण पर डेटा जुटाने के लिए एक खत जारी किया था। हालांकि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस विवादित पत्र से खुद को अलग कर लिया था, मगर फिर भी कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ शिलोंग ने इस पत्र पर चिंता जतलाई थी। साथ ही शिलोंग के खासी जयंतिया क्रिश्चियन लीडर्स फोरम ने एक बयान जारी कर कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार पर प्रधानमंत्री की चुप्पी गौर करने लायक है। देश भर में ईसाई समुदाय के प्रति अपनी एकजुटता दिखाते हुए फोरम ने राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों को पूरे देश में ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने का आह्वान किया और हिंसा एवं नफरत फैलाने वाले अपराधियों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। तो देश के अल्पसंख्यक समुदाय अगर खुद को हाशिए पर या असुरक्षित माने तो फिर केंद्र सरकार को खुद को मजबूत कहने का कोई हक नहीं रह जाता है। असली मजबूती तो दोस्तों तब होगी जब देश के सभी नागरिक भीतर और बाहर हर मोर्चे पर खुद को सुरक्षित माने। अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का रवैया हल्द्वानी और जोशीमठ जैसे गंभीर मसलों पर भी समझ में नहीं आ रहा है, जहां एक जगह लोगों का भरोसा दरक रहा है और एक जगह जमीन दरक चुकी है। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में पिछले साल दिसंबर में नैनीताल हाईकोर्ट ने 4,365 मकान, 3 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, 1 पब्लिक हेल्थ सेंटर और 1 मंदिर, इन सब को हटाने का आदेश दे दिया था। लेकिन ये केवल ईंट पत्थर के निर्माण नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की धड़कनें भी जुड़ी हैं। अदालत के आदेश के बाद 50,000 लोगों के सामने भविष्य का सवाल आ खड़ा हुआ, जिसके जवाब तलाशने के लिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर डटे रहे। इस दौरान राज्य की बीजेपी सरकार लोगों को तकलीफ में देखती रही, जबकि कांग्रेस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने प्रभावितों का पक्ष रखा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़ितों को फौरी राहत दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, लेकिन तब तक कम से कम यहां के बाशिंदों के सामने उजड़ने का खतरा नहीं रहेगा। हल्द्वानी के लोगों को तो राहत मिल गई, मगर जोशीमठ में बिना सोचे समझे किए गए विकास से विनाश का खतरा मंडरा रहा है। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में धरती से जगह जगह पानी निकल रहा है और पूरे शहर के धंस जाने का संकट आ खड़ा हुआ है। लोग दहशत में आकर घरों को छोड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और मारवाड़ी हेलंग बाईपास रोड मार्ग को प्रशासन के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। लोगों में बीजेपी के लिए गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि शनिवार को जब सीएम पुष्कर धामी जोशीमठ पहुंचे तो गुस्साए लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। तो जोशीमठ ग्लेशियर के साथ बहकर आई मिट्टी पर बसा हुआ है, यानी यहां जमीन उतनी मजबूत नहीं है। इसीलिए 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ की जड़ पर छेड़खानी जोशीमठ के लिए खतरा साबित होगा। रिपोर्ट में, यानी मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में, जड़ से जुड़ी चट्टानों और पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया था। वहीं यहां हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी उस रिपोर्ट में, लेकिन किसी सरकार ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की सत्ता हासिल करने वाली रणनीति में विकास के दावे काफी मायने रखते हैं। आप सबने देखा है, उत्तराखंड में बीजेपी ही सत्ता में है और यहां जब भी मोदी जी प्रचार के लिए आए तो उन्होंने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का जिक्र करके यहां विकास के रंगीन सपने लोगों को दिखाए। अब वही सपने लोगों को हकीकत में डरा रहे हैं, इसीलिए उनका गुस्सा बीजेपी पर उतर रहा है। बीजेपी के विकास का पहाड़ खोखली जमीन पर खड़ा किया हुआ है, यह लोगों को नजर आ रहा है। इधर राहुल गांधी के साथ जिस तरह यूपी और फिर हरियाणा में युवाओं की बड़ी संख्या यात्रा में उतरी, उससे समझ में आता है कि अब देश के युवा नफरत और हिंसा की राजनीति से उकसा चुके हैं। वे अपने लिए रोजगार और देश के लिए अमन और तरक्की चाहते हैं। राहुल गांधी इन्हीं उद्देश्यों के साथ ही यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन बीजेपी फिर से मंदिर मस्जिद की राजनीति में लोगों को उलझाने की रणनीति बना रही है। इस एक साल में, यानी 2023 में जो साल अभी चल रहा है, उसमें 2024 की चुनावी फिल्म के कितने और टीजर देखने को मिलते हैं, इसका इंतजार हमें भी रहेगा और शायद आपको भी होगा।
खैर, शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी ने ठीक ही फरमाया है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।